अमेठी में राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, रोड शो कर किया नामांकन में भरा पर्चा। सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी रहे मौजूद। बाड़मेर में नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इस बार नहीं चलेगी कांग्रेस की धूम 3। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर केस दर्ज, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, हमले में पोलिंग पार्टी और जवानों समेत 14 शहीद। लैंडमाइन ब्लास्ट में दर्जन भर लोग हुए घायल। मशहूर गीतकार गुलजार को मिलेगा सिनेमा जगत का सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जाएंगे गुलजार। मान मिला है और श्योरेंस मिली है। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। जी हां, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कई सनसनीखेज खुलासे किए। खुलासों से कांग्रेस परेशान है तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। इसी पर जुड़ी है आज की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनता मांगे जवाब का आज का सफर। 4 साल तक पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अपनी किताब में संजय बारू ने कई दावे किए हैं। हालांकि पीएमओ की ओर से बारू के दावों का खंडन किया गया है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है। देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह ने चुनाव के बीच सियासी हलकों में खलबली मचा दी। इस किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आपसी समीकरणों और रिश्तों को लेकर बड़े खुलासे और दावे किए गए हैं। बारू की किताब के मुताबिक यूपीए 2 में मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री काफी कमजोर हो चुके थे। मनमोहन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए थे। सरकारी नीतियों और बड़े पदों पर नियुक्तियों के फैसलों में सोनिया गांधी का दखल था। मनमोहन सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए के घटक दलों के आगे घुटने टेक देने पड़े थे। यूपीए 2 के कैबिनेट चयन में भी पीएम की नहीं चली। सोनिया गांधी और घटक दलों की इच्छा के मुताबिक कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मनमोहन सिंह ए राजा और टीआर बालू को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे। सोनिया गांधी ने सरकार के समकक्ष ही अपना एक समानांतर ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। पुलक चैटर्जी को 10 जनपद की तरफ से पीएमओ में नियुक्त करवाया गया था। संजय बारू की किताब में किए दावे कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं। अब तक विपक्ष मनमोहन सिंह पर कमजोर पीएम होने और सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर होने का आरोप लगाते रहे हैं। अब इन आरोपों को और दम मिलता दिख रहा है। जिया न्यूज रिपोर्ट। जी हां, तो आरोप बड़े हैं और मुद्दा भी बड़ा है, इसलिए चर्चा भी बड़ी। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कई सारे मेहमान। परिचय करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्णन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत है आपका। इसके साथ साथ सीपीआई लीडर केहर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, समय आने पर उनका तारुफ कराएंगे। और इसके साथ साथ लखनऊ से हमारे साथ जीशान हैदर कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जिया न्यूज पर। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर कुमार, कि ये जो आरोप लगे हैं सनसनीखेज और गंभीर आरोप है। 10 साल शासन रहा, लेकिन बार बार इस तरह की बात सामने आती रही कि नाम के केवल प्रधानमंत्री हैं
मनमोहन सिंह, और जो सरकार चल रही है वो सोनिया गांधी के जो फैसले हैं उसकी छाप देखने को मिलती है और खास तौर से चुनाव के वक्त इस तरह की जो खुलासे हो रहे हैं उससे क्या कुछ असर पड़ सकता है इन चुनाव पे? देखिए, संजय बारू एक जाने माने पत्रकार हैं और वो जो कुछ भी बोले, संजय बारू का जो कुछ भी लिखा है किताब में, लिखा गया किताब में, हालांकि हम तो किताब में नहीं पढ़े हैं अभी तक, मीडिया सोर्सेस से ही सारा कुछ सामने आ रहा है, तो उनकी बातों को इतना आसानी से नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस नेता हो, चाहे कोई भी हो जी। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुलक चटर्जी थे वो किस टाइप के फाइलों को लेकर के जाया करते थे सोनिया गांधी के पास, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, जब शपथ लेता है तो गोपनीयता की शपथ लेता है। अगर कोई फाइल अगर पीएमओ से अगर बाहर निकल करके जा रही है तो ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस गोपनीयता के साथ जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री जो लोग शपथ लेता है जी, उसके साथ क्या हुआ। देखिए, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकती हैं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन फाइल को घर पे मंगवाना यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि फाइल जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है वो जल्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे व्यक्ति कितना भी छोटा हो जी। बात रह गई इलेक्शन पे, तो पहले से भी आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह का हमको बयान आ रहा था कि 3-4 महीना पहले उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था कि 2 पावर सेंटर के कारण जी सरकार चलाने में बहुत मुश्किल आ रही है जी। और अब लगता है कि दिग्विजय सिंह का जो इशारा था वो कहीं ना कहीं इसी पर था कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है या प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी है, इंस्ट्रक्शन किसका माना जाए। और इन सब का फायदा, जो प्रॉब्लम हो रहा है ये रहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 में अगर आप देखेंगे तो उस समय लेफ्ट भी पार्टनर था, तो लेफ्ट कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने का काम करता था, हर चीज में दखलंदाजी करता था। तो इसलिए आप देखें कि यूपीए 1 में इतना सारा कुछ भ्रष्टाचार का ना तो मुद्दा आया ना कुछ है, और यूपीए 2 में ये सारी चीजें जो है अब्सेंट हैं और फ्री हो करके खुले आम हर आदमी भ्रष्टाचार में जो है कांग्रेसी सरकार में आप देखेंगे सबका सब लिप्त है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ मजबूरी है कि जितना पावरफुल मनमोहन सिंह जितना पावरफुल है जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इस देश का नरसिम्हा राव के समय में जी, शायद उसका 5% भी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एंजॉय नहीं कर पाए होंगे वो जी। और हमको लगता है देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है केहर सिंह जी, देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे में काफी संगीन आरोप हैं, क्या लगता है कि इस तरह की सरकार दोबारा सत्ता में आ सकती है अगर ये आरोप सही होते हैं? देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हम तो जो है यूपीए 1 की जो सरकार थी उस टाइम पर भी जो है मनमोहन सिंह को ये कहते थे कि ये कठपुतली हैं जो है जी, यानी सोनिया जी की, लेकिन हमारी बात को वहाँ नज़रअंदाज किया जाता रहा। और जब देश के विदेश नीति के ऊपर जब चर्चा हुई और विदेश नीति के ऊपर जब मनमोहन सिंह से ये कहा गया कि भाई आप जो है ये जो गलत कर रहे हैं देश के साथ, और उसमें सभी विपक्षी लोगों ने भी और लोगों ने भी सहयोग किया, लेकिन मनमोहन सिंह ने सोनिया की बात को माना, देश की जनता की बात को नहीं माना, वामपंथियों की बात को नहीं माना। उस टाइम पर हमने उनसे समर्थन वापस लिया। उस हालात में देखते में ये था कि हम सोच रहे थे कि यूपीए 2 भी ना आए, लेकिन अब हमारा जो ये जो किताब से जो खुल करके आ रहा है ये बिल्कुल सत्यता में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उनके जो है सेक्रेटरी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको तो जड़ जड़ का पता होता है, ऐसी बात नहीं है कि जो न पता हो। इसलिए ये है कि देश में अगर इस तरीके की सरकार आएगी तो ये देश किसी न किसी दिन गुलामी की स्थिति में चला जाएगा। इसलिए ऐसी सरकार आना ठीक नहीं है। चलिए, ठीक और उस हालात में ये भी है कि अगर मान लीजिए आज जो बीजेपी की सरकार आने की बातें जो जोर शोर चल रहा है, मीडिया पर भी चल रहा है, देश में भी चल रहा है, वो भी जो है देश के लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक सहयोगी रही है उसकी। क्योंकि पार्लियामेंट में जब यूपीए जब ये इसके विदेश नीति के ऊपर वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया तो उसी बीजेपी ने उस सरकार को जो है चलवाया जी। ये जो देखने लायक चीज है, तो इसलिए वो भी जो है इससे अछूती नहीं है, इसलिए वो भी सरकार देश हित में नहीं है। मेरा तो ये है कि देश को किस तरीके से चलेगा और देश को, और मीडिया वामपंथियों को दिखाता नहीं, किसी भी स्तर पर नहीं दिखा रहा। ये चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं मीडिया का कहीं इसमें रोल नहीं है। तीसरे विकल्प में दिखाते हैं आम आदमी पार्टी को जी। आप जो है देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर मीडिया ने वामपंथियों को बिल्कुल नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? इसका कोई न कोई कारण
वही जान सकते हैं, हम तो कुछ कह ही नहीं चलिए सकते। कारण तलाशेंगे। फिलहाल जिस मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस नेता क्या राय रखते हैं उनसे जान लेते हैं। जीशान जी का रुख कर लेते हैं। जीशान हैदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप इस किताब में लगाए गए हैं, अगर ये बात सत्य है, अगर मान लिया जाए कि ये बात, क्योंकि जहां धुआं होता है कहीं ना कहीं आग होती है, वहीं से धुआं निकलता है, तो कुछ ना कुछ सत्यता होगी। और इस तरह के आरोप सरकार के कार्यकाल के दौरान लगते रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल सरकार चल रही है, जिसका रिमोट जो है सोनिया गांधी के पास है और वो सरकार चलाती है, भले ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो मनमोहन सिंह है। आप क्या कहेंगे? इस बात का जवाब कई बार मनमोहन सिंह जी से भी लिया गया, लेकिन वो खामोश रहे। आपके धुआं भारतीय जनता पार्टी कई सालों से इधर जला रही है जी। और ये एक असत्य की पोतली है, ये असत्य की पोतली है, ये असत्य की पोतली है। अभी मैं बता रहा हूं, कुछ दिनों बाद आप सुनेंगे कि बारू जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आप आर.के. सिंह जी को देख लीजिए, आप वी.के. सिंह जी को देख लीजिए। हम एक चीज और भी कहना चाह रहे हैं कि इमरान मसूद ने जो बोला था वो बहुत खराब बोला था, बहुत गलत बोला था और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। उसका वीडियो इसी वक्त क्यों आया? यही चीज मैं कह रहा हूं कि बारू जी की किताब इसी वक्त क्यों आई? ये एक सोची समझी साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पीएमओ भी अपना बयान दे चुका है कि उसको सीरियसली ना लिया जाए। संजय बारू जी जब वहां काम कर रहे थे तब इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त क्यों नहीं बोले? इसी वक्त वो किताब क्यों आ रही है? आप इन सब चीजों को भी देखिए और फिर उसके ऊपर विचार करिए कि इसी वक्त ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं। 8 महीने पुराना वीडियो आज आप रिलीज किया जा रहा है। संजय बारू जी इसी वक्त किताब रिलीज कर रहे हैं। ये सब बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली बन गई है। और कल मैं आपको बता रहा हूं, संजय बारू जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, जैसे वी.के. सिंह जी और आर.के. सिंह जी ने ज्वाइन की। चलिए जीशान जी, आपसे एक सवाल और यहां पर ले लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर ऐसे समय में यह किताब आई भी है और जिस तरह का खुलासा हो रहा है, उसका क्या कुछ असर आप इस चुनाव में देखते हैं? क्या कुछ असर पड़ सकता है कांग्रेस पर? ये खुलासा नहीं है। खुलासा वो होता है जहां सच्चाई होती है। खुलासा नहीं हो रहा है, ये खुलासा नहीं हो रहा है, ये झूठ है, झूठ की पोतली है और कुछ नहीं है। चलिए, आप इसको झूठ की पोटली मानते हैं, लेकिन इस बात को बार बार कहा गया है सरकार के अभी द्वारा। हम कुछ लिख दे किताब किसी के बारे में, कुछ भी कह दे, तो क्या वो खुलासा हो जाएगा? चलिए, एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। सीनियर बीजेपी लीडर एनके गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जिस बात पर आज चर्चा हो रही है, अभी अभी जीशान हैदर जी ने जो है इस तरह की जो खुलासे हुए इस किताब पर, उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का जो प्रायोजक, ये बीजेपी के मार्फत जो है ये आगे संजय बारू जी जो है बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। और टाइमिंग को लेकर इस किताब की सवाल खड़े किए गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने अगर इस तरह का इस बात को हवा दी है, इसलिए इस समय पे ये किताब आई है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले कुछ दिन बाद मनमोहन सिंह को भी बीजेपी का आदमी बताने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह को मुरारजी भाई अपने कैडर में लेके आए थे जी। और राइट थ्रू हमारी गवर्नमेंट जब भी रही 77 से 80, उस समय भी ऑफिसर थे मनमोहन सिंह जी, तो कांग्रेस से कुछ भी कह सकते हैं। आज ये सिद्ध हो गया है, संजय बारू उनके पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे, पीआर का भी काम देखते थे और बहुत बड़े पत्रकार हैं। और पत्रकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाकर मैं समझता हूं कि हम कोई ठीक बात नहीं कर रहे कांग्रेसी मित्र। ये सबको मालूम था कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह को चलाती है। मनमोहन सिंह पूरे चुनाव में आज बोले हैं, वो भी कहां जाकर पीलीभीत, सिख बाहुल एरिया में हमें जो सेकुलर का पाठ पढ़ाने वाली पार्टियां, मेनका गांधी जो स्वयं एक सिख परिवार से, उसके खिलाफ बोलने के लिए सोनिया गांधी ने आदेश दिया और मनमोहन सिंह जी पीलीभीत पहुंच गए। पूरे 1.5 महीने से कोई सभा मनमोहन सिंह ने एड्रेस की क्या? मनमोहन सिंह एक ऐसे सभ्य, सुशिक्षित, ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में तो जाने जाएंगे, परंतु कठपुतली के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री रहे। और संजय बारू जी ने इस बात को लिखित रूप में, मैं समझता हूं, प्रमाणित कर दिया, उदाहरण दिए उन्होंने। और उसके बाद भी वो गलत बोल रहे हैं, तो किसकी चॉइस थी संजय बारू? कांग्रेसियों ने ही तो लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था उनको। जी, जीशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं बचाव में? हल्की बात कह के आज ये जी
जी जीशान जी बोलिए। क्या मेनका गांधी जी हार रही हैं गर्ग साहब के मनमोहन सिंह जी वहां तो क्या चले गए तो आप बोलेंगे ये परेशान हो रहे हैं? और दूसरी बात, कांग्रेसियों ने उनको रखा था, कांग्रेस वीके सिंह जी भी हारे वहीं पे 2 थे, लाख आरके वोट सिंह से जी भी जीत वहीं रही पे हैं। थे, लेकिन आज वो सब भारतीय 2 जनता लाख पार्टी में वोट से है। जीत रही हैं। चलिए जीशान जी अगला मैं सवाल कह ले रहा हूं, लेते हैं। सारे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं भाई, और 30 दिन की बात है। जीशान जी आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर संजीव त्रिपाठी भी हमारे आदमी थे। जीशान जी जितने आईएएस आईपीएस ये सब आईआरएस प्रायोजित थे, जो वो चीजें सब हैं आप हमारे लोगों आदमी की, जो हैं। कैंपेन एक चलाया गया है, उसकी सारी हवा निकल चुकी है, और ये हाँ। आपको भी अंदर खाने कहीं ना कहीं पता है। बिल्कुल। देखिए इन दोनों में जो है ये तर्क हो रहा है। जी। इस तर्क में मैं बता देता हूँ, बिल्कुल, ये इधर सब से आपके चोर ही इधर को आदमी जा हैं। घुसे ये और इधर के हमारे चोर ही इधर आ आदमी घुसे। हैं। ये देश ने सबने और देखा है, दोनों आने तरफ वाले के चोर टाइम में इधर से अगर इधर एक को आध जा आदमी रहे और आपको हैं। ऐसी जब चीजें कहीं बुला जगह के नहीं डाउन मिलती शुरू हो चुका तो है मुलायम दुकान सिंह में भाई। जा ये सब घुसे, भारतीय जनता आम पार्टी आदमी की पार्टी में बात जाके है। घुस गए। लोग ये तो बढ़िया एक तरह से चोरों का गठजोड़ बन गया है ये देश को देश लूटने जाग के चुका लिए। है। ये एक व्यापारिक इस गठजोड़ है। देश को ये देश चलाने अब के लिए नहीं है, बुलावे में देश की नहीं नीतियां डाल नहीं सकते। बना रहे ये लोग जो है, और चलिए। न ही ये देश के ऊपर बोल रहे हैं। सियासत अरे गरमा सबसे रही है बड़े इस चोर मुद्दे देश को को लेकर। चलाने के चोर तो लिए आप हैं। एक गरीब व्यक्ति भी देश का सबसे बड़े चोर प्रधानमंत्री तो हो आप हैं, सकता है। कांग्रेस लोग। ये देश आपने- की जनता आपने 2-3 सिद्ध जगह करके जहां थे वहां दिखाएगी। पे जो हालात किया, हर जगह से गायब हो गए आप। जी कहर जी कुछ आप जवाब कहीं से जी। वामपंथी लगी नहीं रहे, जो ऐसी भाषा का प्रयोग श्रीमान कर रहे जी हैं। दिल्ली से तीसरे नंबर पर हैं 7 सीटों पर आप। जी कहर जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने बचाव में? यहाँ पर आप पर आरोप मैं तो लगा रहे भाई हैं बहुत शालीन भाषा ये का जो प्रयोग आरोप कर रहा लगा हूं रहे किसान हैं भाई। जी। आप एक आदमी हमारे यहाँ बता दीजिए कि जो इधर से उधर गया हो या इधर से हमने किसी पार्टी से लिया हो। इनके तो कांग्रेस छोड़ता है बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी छोड़ता है कांग्रेस में चला जाता नहीं, गढ़ है साहब, लूटने आप के ये लिए। नहीं कह जब रहे, इनको हम कहीं खैर जगह साहब नहीं ये कह रहे हैं, मिलती जो तो कम्युनिस्ट आम पार्टी के आदमी बैठे पार्टी हैं। में जा रहा है, या बीजेपी में और बहुजन आपके- समाज पार्टी में नहीं। जा रहा है, या उसमें जा रहा है समाजवादी में जा रहा अभी है। आप लेकिन अभी आप वामपंथियों को चोर बताएं बता आप रहे कहाँ थे, गया, कम कौन से सा कम गया? आपने अपनी भाषा सही करी। हैं? एक तो आप ये देश के बैनर हित पे में बैठे बात थे, करने अपनी वाले भाषा लोग का हैं, ध्यान देश की रखा लड़ाई करिए, लड़ते गढ़ हैं, साहब। देश की लड़ाई लड़ी है भारतीय आगे सेनाएं से, हैं। और देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे नहीं करते कहीं इस न तरीके कहीं से शरण जैसे ले रहे आपका हैं जो लोग। ये चश्मा जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही हो। चलिए पब्लिक है, सब लेकिन जानते हैं, आप जैसे जनता लोग सब तो देख रही कहीं है। आप जैसे जीशान सब जी कुछ देख रहे हैं। जीशान जी चाहती यहाँ पर नहीं है। एक अहम सवाल ले लेते हैं कि इस चुनाव की अगर बात करें, 10 साल से आपकी सरकार रही है, लेकिन इस चुनाव की बात करें, चुनाव प्रचार में कहीं भी मनमोहन सिंह जो है नजर नहीं आए, और कहीं आए भी तो बहुत ना के बराबर। इसके पीछे क्या कारण है? राहुल गांधी सब जगह छाए रहे, सोनिया गांधी नजर आई, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं कहीं नजर आई, लेकिन मनमोहन सिंह कहीं नहीं नजर आए। नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक स्टार जी मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह। मैं आपको बताता हूँ। जी नहीं, आपको मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, शायद आपने भी वो लिस्ट देखी होगी। उसमें 30-40 लोग हैं। जहां जहां से जिसकी डिमांड होती है, वो अपनी सुविधा अनुसार वहां पे टाइम देता है और वहां पे जाके प्रचार करता है। अब मनमोहन सिंह जी को जहां जहां से भी उनका आया होगा उनको बुलाने का, वो उनको जहां भी सुविधा अनुसार अपना टाइम मिलेगा वहां पे देखने लड़ाने जाएंगे, और आने वाले टाइम पे आपको बहुत जगह दिखेंगे। अभी आप देखिए कहां पे आपको सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी तो आपको दिख रहे हैं। अभी सोनिया जी ने कितनी रैलियां की हैं, गिनी चुनी। अभी तो सिर्फ राहुल जी ही पूरी कमान संभाले हुए हैं। अभी जो हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, वो सब जगह जाएंगे जहां जहां से भी डिमांड आई होगी, और वहां पे जाके अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। तो देखिए, ये सिर्फ 2 प्रचार है। मनमोहन सिंह जी को जिस तरह के साफ छवि के आदमी हैं, क्या क्या कोशिश कर लिया वामपंथियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सारी पार्टियों ने उनकी छवि खराब करने की, लेकिन उनके ऊपर एक भी दाग आज तक ना लगा है और ना लगेगा। जी, लेकिन उन्हीं की सरकार के अंदर इतने घोटाले हुए और वो खामोश रहे, आप ये ही आरोप खराब तो उन कर पर रहे लगा निशान हुआ भाई। है। चलिए डॉक्टर कुमार से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कुमार, कितने सहमत हैं आप इन जीशान जी के तर्क से? क्योंकि कहीं भी नजर आ नहीं रहे हैं मनमोहन सिंह, और जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साफ छवि के हैं। अगर साफ छवि के होते तो इतने घोटाले कैसे होते उनकी सरकार के, उनकी नाक के नीचे, और अगर हुए तो वो खामोश क्यों रहे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से मनमोहन सिंह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जी लेकिन साथ में वे भी जोड़ना चाहेंगे कि मनमोहन सिंह सबसे लाचार व्यक्ति हैं। जी एक लाचार प्राइम मिनिस्टर है, और एक लाचार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी और उन अभी हाल फिलहाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे पत्रकार से मिले थे मनमोहन सिंह, अगर आप याद करें तो उनसे जब पूछा गया भ्रष्टाचार के ऊपर, तो मनमोहन सिंह का एक ही रिप्लाई था कि इसका एनालिसिस जो है इतिहास करेगा।
और हमको लगता है कि इसी इतिहास का एक पन्ना शायद संजय बारू के किताब से खुल गया है। आने वाले कल में शायद और भी खुलने का सिलसिला शुरू होगा। अगर ये सरकार हटी या मनमोहन सिंह अगर हटे तो शायद कुछ और भी लोग आकर करके अंदर की बातें जो है बताना शुरू करेंगे कैसे हो। लेकिन मनमोहन सिंह जाए तो बोलेंगे क्या? आप याद कीजिए 2009 के इलेक्शन के बाद उनकी अचीवमेंट रही थी, इसलिए 2009 के बाद जा करे कई एक सभाएं की थी मनमोहन सिंह, और उनका अप्रिसिएशन भी हुआ था और दोबारा यूपीए 2 दोबारा पावर में भी आई थी जी। लेकिन इस बार मनमोहन सिंह के साथ मजबूरी की पब्लिक के पास अगर जाएं तो बोले तो उनके पास है क्या बोलने के लिए। एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस साथ ये हो गई है, आम जनता भी ये देखना चाहता है कि जो व्यक्ति 10 साल लगातार प्राइम मिनिस्टर रहा, जो कि हमको लगता है कि नेहरू के बाद शायद रिकॉर्ड होगा जी। कि लगातार 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने का, और वो व्यक्ति आम आदमी के बीच में अगर नहीं जा रहा है तो हमको लगता है कांग्रेस के लिए शायद अपने आप में डिफेंड करना जो है बहुत मुश्किल काम होगा। और दूसरी चीज और बता दूं जी, सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शिवसेना का भी याद कीजिएगा, शिवसेना में जब सरकार थी शिवसेना की तो शायद बाल साहब ठाकरे चलाते थे जी। इसमें सबसे बड़ा चीज है पुलक चटर्जी के बारे में जो आरोप लगाया है संजय बारू किताब में कि डेली के डेली फाइल लेकर के जाते थे और वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर करके आते थे, और ये जो है सिर्फ साइन किया करते थे मनमोहन सिंह। ये सबसे एक गंभीर विषय है। अगर ये चीज गलत है तो हम तो ये समझते हैं कांग्रेस पार्टी को तुरंत चाहिए कि एक FIR जा करके लॉन्च कराए थाने के अंदर, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये छोटा चीज नहीं है ये कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है PMO का फाइल लेकर के डेली के डेली जाए और किसी दूसरे आदमी को बताए, फिर वहां से डायरेक्शन लेकर करके आए और फिर जो है मनमोहन सिंह साइन करे। ये ज्यादा संवेदनशील इशू है। हम इस पे नहीं जा रहे हैं किस पे वोट किसका बढ़ेगा, वोट किसका घटेगा, ये राजनीतिक पार्टियों का आपस का काम है, लेकिन फाइलों का PMO से बाहर जाना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसी पर जीशान जी से जवाब ले लेते हैं। जीशान जी, अब क्या कहेंगे? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक PMO कार्यालय से एक ब्यूरोक्रेट जो है फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास अगर जाते हैं और उनको दिखाते हैं और उनसे राय मशवरा लेते हैं और उसके बाद केवल साइन कराने के लिए ये फाइल प्रधानमंत्री तक जाती है, कितना गंभीर विषय है ये। अब इस पर क्या कहना है? देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि वो किताब एक झूठ का पुलिंदा है। संजय बारू जी को वहां से हटाया गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सियानी बल्ली खंबा नोचे। संजय बारू जी का वही हाल है। संजय बारू जी को वहां से हटाया गया तो अब इस तरह की हास्यास्पद बातें वो कर रहे हैं और किताबों में लिख रहे हैं। उस किताब को कतई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो किताब सिर्फ और सिर्फ झूठ के ऊपर है। संजय बारू जी ने अपनी खिसियाहट निकालने के लिए बीजेपी और RSS के हाथ से ये किताब बनवाई है और इलेक्शन के टाइम पे लेके आए जिसमें माहौल खराब हो सके। चलिए, माहौल खराब हो सके, NK गर्ग जी से जान लेते हैं। यहाँ पर जीशान जी आरोप लगा रहे हैं गर्ग साहब बीजेपी और RSS पर कि उनके कहने पर जो है ये सब कुछ हुआ है। आप कितने सहमत हैं? यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? मैं जिशान भाई को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए क्या टिप्पणी करूँ कि किस लेवल के वो कार्यकर्ता या नेता हैं। परंतु संजय बारू कभी शाखा पे आया हो या कभी भाजपा में रहा हो तो इनको मालूम होगा। परंतु इनका प्रेस एडवाइजर जरूर रहा है लगातार 5 साल, और फाइनेंशियल जितने अच्छे अखबार हैं, मैगजीन हैं, उनके बहुत बड़े लेखक के रूप में RK सिंह जी भी कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। आज आपके MP के उम्मीदवार हैं। कौन? RK सिंह ने तो अडवाणी जी को एज IAS ऑफिसर अरेस्ट कराया था। उसके बावजूद हम किसी से रिवेंजफुल नहीं रहते। जब बिहार के अंदर लालू के शासन में, परंतु वो होम सेक्रेटरी रहे अभी लेटेस्ट तक, और उन्होंने जब सारी वर्किंग देख ली कि किस प्रकार अपीजमेंट करने में कांग्रेस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो किनारे लगा दिया आपने। साहब रिटायरमेंट नरेंद्र मोदी का टाइम है। नरेंद्र मोदी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं आप लोग। हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी की 50 साल की तपस्या के बाद एक चाय बेचने वाला देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपने स्वीकार कर लिया है। अब तो आप ही कह रहे सारी पावर क्यों दे रहे हो? अभी कौन सी पावर दे दी हमने? टिकटें सारे बीजेपी के
पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, चुनाव समिति ने पिछले इलेक्शन तक अपनी एक पत्नी आदमी के बारे में 6 तक नहीं महीने 7 बताता था, महीने आज से अपनी मेहनत पत्नी कर के रहा बारे है। में जीशान आपके जी, हर चीज का जवाब कहीं ना दे कहीं रहा अब है। मुद्दे से आनंद भटक शर्मा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक चर्चा ने इस बात की हो कह रही दिया है, चर्चा यहाँ मनमोहन सिंह की हो रही है कि वो खामोश रहे, लगातार उनके हाथ में पावर जो थी उनके हाथ में नहीं थी। इस तरह के आरोप लगते रहे कि पावर के 2 केंद्र हैं, सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल के तौर पर जो है पूरी सरकार चलाती रही। बात इस खुलासे को हो रही है, बात इस किताब में जो छपी बात है उसको लेकर हो रही है। चलिए केहर जी से सवाल ले लेते हैं। केहर जी, अगर मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर का सवाल किया जाए तो आपको कितने काबिल और कितने कामयाब लगते हैं? उन्होंने 10 साल शासन चलाया, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार चलाई है। कैसे आप एनालाइज करते हैं एज ए प्रधानमंत्री? देखिए, ईमानदारी के ऊपर तो निष्पक्षता है उनकी जी, लेकिन देश चलाने के लिए वो बिल्कुल कठपुतली थे। जैसे सोनिया जी ने कहा उसी तरीके से उन्होंने आगे जो है देश को चलाया, और उसमें सोनिया जी को देश के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है पूरे देश की, क्योंकि जितने बार इनका कैबिनेट भी जो बना वो कैबिनेट भी जो है देश हित के लिए नहीं बना। 2009 का जो कैबिनेट बना उसमें सोनिया जी ने जो है अपनी मनमर्जी से कैबिनेट बनाया, प्रधानमंत्री की राय से नहीं बना, और उसमें जो है कई ऐसे मामले थे जो कि छुपाए हुए भी थे। एक तरफ ये था कि जब ये चुनाव होकर के आ रहा था तो सोनिया जी कह रही थी कि ये पार्टी की जीत होगी, लेकिन उधर मनमोहन सिंह जी का कहना यह था कि नहीं, एक लोकतंत्र की जीत है। लेकिन उसमें भी उस चीज में जो है इनमें आपस में एक मतभेद था। उस मतभेद को दबाए रखने के लिए मनमोहन सिंह से अलग होकर के ये कैबिनेट बनाया गया था, जो इस साल जिसमें घोटाले दर घोटाले हुए हैं। जी, ऐसा कोई नहीं है कि जो बिना घोटाले के बचा हो। तमाम देश का धन जो है लूट करके जेबों में भर लिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इतना शोर शराबा मचने के बावजूद भी। देश जो है खोखला कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा, और उसमें ऐसा नहीं है जैसे हमारे भाई सहयोगी कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के सहयोगी, जब वो विपक्ष में बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद थे। एक मिनट मुझे कहने दीजिएगा जरा। जब वो विपक्ष में बड़ी पार्टी के रूप में थे बीजेपी के साथी, तो उन्होंने जो है अपने हाथ पीछे क्यों नहीं खींचे जब ये देश लुट रहा था? ये भी देशभक्त नहीं है, ये भी देश के ही लुटेरे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये देशभक्त होते तो इन्हें उसी टाइम सरकार खींच लेनी चाहिए थी, नीचे अपने हाथ खींच लेने चाहिए थे विपक्ष को, लेकिन नहीं खींचे। उसमें सहयोगी मुलायम सिंह, जो आज मुलायम सिंह भी उसी तरीके से थे, मायावती भी उसी तरीके से इनको सहयोग कर रही थी। लेकिन है सब ये जो है इस देश का जो है, जो गरीबों का जो शोषण है, इस देश की जनता का जो शोषित किया गया पैसा, तमाम देश का जो लूट करके ये अपनी जेबों में भर लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने संजय बारू की किताब की आलोचना की है। रिपोर्ट के अनुसार इस किताब में संजय बारू ने दावा किया है कि मनमोहन सिंह ने दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और सहयोगी दलों के समक्ष घुटने टेक दिए थे। वहीं विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का मौका हाथ लग गया है। देख लेते हैं एक और रिपोर्ट। 4 साल तक प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में पीएम मनमोहन सिंह को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। किताब के मुताबिक यूपीए 2 के कार्यकाल में मनमोहन सिंह बतौर पीएम बेहद कमजोर हो गए थे। उन्हें हर खास फैसलों पर सोनिया गांधी की मंजूरी लेनी पड़ती थी। किताब के दावों पर पीएमओ ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री के मौजूदा मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने किताब में दिए गए तथ्यों को काल्पनिक करार दिया है। जाहिराना तौर पर यह एक विशिष्ट पद के जरिए उच्च आधिकारिक दफ्तर में हासिल की गई पहुंच के व्यावसायिक दुरुपयोग का मामला है। किताब में कई विवरण काल्पनिक हैं जिन्हें पूर्व मीडिया सलाहकार ने अपनी नजर से रंग दिए हैं। पूर्व मीडिया सलाहकार के बयानों के बारे में वरिष्ठ संपादकों से पिछले अक्टूबर में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री एक सवाल के जवाब में ये खुद कह चुके हैं कि उनके सभी बयानों पर विश्वास न किया जाए। संजय बारू की किताब में किए गए दावों से विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर हो गया है। खासकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जो सच्चाई पूरा देश जानता था, जिस सच्चाई को हर जुबान पर लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री कौन है, सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय सुपर प्राइम मिनिस्टर की बिना जानकारी के या बिना उनकी अनुमति के नहीं करते। ये बात सब लोग जानते थे। प्रधानमंत्री तो एक तरह से बस केवल पोस्ट उनके पास थी, पावर कहीं और थी। किताब के दावों पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और किताब के दावों को खोखला साबित करने में जुटी है।
संजय बारू का जहां तक सवाल है, मुझे एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बहुत क्लियर कर दिया कि इस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेस का फायदा लेके उसको कमर्शियल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी किताब का की बिक्री बढ़ाने के लिए। चुनाव वक्त राजनीतिक चीजों में चर्चा बहुत होती है, इसलिए इसका फायदा लेने की कोशिश की गई होगी। बहरहाल बहस जारी है और सबके पास अपने अपने तर्क हैं। देखना होगा कि देश की जनता को इन दावों पर कितना भरोसा होता है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो कांग्रेस का कहना है कि किताब खूब बिकेगी, चुनावी मौसम में इस नियत से ये किताब जारी की गई। लेकिन संजय बारू का क्या कहना है इस किताब को लेकर, आइए सुनवाते हैं। I think this was the thinking underlying the philosophy of the Right to Information Act, that the people have a right to information. My book is written on the premise that the people of India have a right to know about all the successes and the failures of Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. वहीं पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम और पूर्व IPS किरण बेदी ने भी संजय बारू की किताब में किए गए खुलासों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वो कोई नई बात तो नहीं आ रहा है, डिटेल्स निकल रहे हैं, लेकिन ये तो पहले से अच्छी तरह से मालूम था कि सबको मालूम था, पूरे देश को मालूम था, लेकिन विशेष रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक रहे, नजदीक रहे, कि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं था, वरना इतने बड़े घोटाला वगैरह नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर की जितना ताकत होनी चाहिए, जितना फाइनल अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव की चीफ है वो ऑफिशियली हमारे संविधान के अनुसार वो इस्तेमाल नहीं कर पाए वो अपनी पोजीशन को, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि प्रशासन में जो गिरावट आई है पिछले 10 साल में, उसका एक मूल कारण है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड वो अपनी कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे थे। इसके बारे हम सुनते थे, पढ़ते थे कि प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं है। संजय बारू की बुक से जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, उससे यही साबित हो रहा है और एविडेंस आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं थे और वह उनका कंट्रोल UPA 1 से UPA 2 में और भी गिरा, जो कि इंप्रेशन है। अगर ये कंट्रोल होता तो जिस तरीके की महा करप्शन हुई है वो नहीं हो सकती थी। यहां तो बात हो रही है संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। तो डॉक्टर कुमार, आपसे सवाल ले लेते हैं, यहां पर जान लेते हैं कि जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी जानते थे, पब्लिक भी जानती थी और इस तरह की चर्चा अक्सर आम होती रहती थी। UPA 2 के शासन में जो है बहुत ज़्यादा लोग इस बात को कहते थे, लेकिन क्योंकि संजय बारू खुद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हैं, 4 साल तक जुड़े रहे हैं, तो उन्हें भी काफ़ी जानकारी थी। लेकिन जब उनके द्वारा ये बात कही गई तो कितना बड़ा स्टैंप माना जाए, क्योंकि कितनी गंभीरता से लिया जाए इस बात को? क्या नहीं लगता कि जिस तरह से कांग्रेस बचाव कर रही है कि चुनावी मौसम में किताब ज़्यादा बिकेगी, इस तरह की चर्चा पाने के लिए जो है उन्होंने ऐसा किया? क्या ऐसा लगता है? देखिए, इसको दोनों तरीके से सोचिए। एक तो संजय बारू बहुत जाने माने पत्रकार है, कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं रहे हैं जी। बहुत सारा जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, सबके ग्रुप एडिटर, इन सारी चीज़ों पे रच चुके थे, इसलिए वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको इतने आसानी से जो नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, अगर संजय बारू मान लीजिए गलत बोल रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उनके अगेंस्ट ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत जो है केस दर्ज करा रही है जी? क्यों नहीं कांग्रेस बोली कि गलत है? कि आप एक ऑफिशियल पोस्ट अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको भी ये पावर नहीं है कि आप कोई भी सेक्रेसी को बाहर लीक कर दें। देखिए, सुब्रमण्यम साहब जो बोले वो एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको पता है जी। वो हमसे और आपसे ज्यादा इन सब चीजों को सुब्रमण्यम साहब जानते हैं और सुब्रमण्यम साहब के बातों में बहुत दम है कि देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर जी, ये कितना गलत चीज है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये सारी बातें हैं, तो हमको लगता है कि हमको आपको सबको बैठ करके सोचना चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का बने, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अगर पावर नहीं दीजिएगा तो आपको यही सब होगा। भ्रष्टाचार, एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में इतना सारा भ्रष्टाचार हो जाना और उस पर किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होना, तो ये सब चीजें बतलाता है कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए शायद अच्छी चीजें नहीं है और इसको एनालाइज किया जाना चाहिए, डिटेल में बैठकर एनालाइज किया जाना चाहिए। डॉक्टर कुमार, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले एक जिक्र किया था, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मीडिया की कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनसे तमाम सवाल किए गए थे। अगर उसी की बात करें तो वहां पर उनसे यह भी सवाल किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है, सत्ता में आती है,
तो क्या वो प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने इसकी इच्छा जाहिर नहीं की थी, उन्होंने अपना बचाव किया था कि मैं शायद नहीं बनूंगा। क्या इसके पीछे भी यही तर्क है, यही वजह है कि वो खुद रिमोट कंट्रोल की तरह जो है सरकार एक स्टैंप लगाने का काम करते रहे? देखिए, क्योंकि उनकी चलती नहीं थी। नहीं चलती, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मनमोहन सिंह एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। उस किताब के टाइटल से हम पूरी तरीके से सहमत हैं जी, क्योंकि वो समय की एक देन है। देखिए, हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुए कि आज तक उन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं जीता टिल डेट, और एक इलेक्शन लड़े, वो भी नई दिल्ली से हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा में रह करके 10 साल प्राइम मिनिस्टर। ये इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार कोई व्यक्ति जो कि आम आदमी के द्वारा, तो इसलिए हम बोले कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट थे, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे रिजर्व बैंक में रहे हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो थे एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और हिंदुस्तान में इस टाइप का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे सोनिया गांधी खुद बन जाए, राहुल गांधी खुद बन जाए, लेकिन एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो कि अपने बेसिस पे डिसीजन ले सके, या अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके डिस्कस करके डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं हो कि पुलक चटर्जी फाइल लेकर के जाए किसी व्यक्ति के पास और वहां से जो है फरमान लेकर के आ जाए कि वहां से ये फरमान है और इस पे आप साइन कर दीजिए। ऐसा देश को तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहिए। चलिए, ऐसा देश को प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं चाहिए, लेकिन पीएमओ क्या राय रखता है, पीएमओ का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, आइए सुन लें। जाहिराना तौर पर यह एक विशिष्ट पद के जरिए उच्च आधिकारिक दफ्तर में हासिल की गई पहुंच के व्यावसायिक दुरुपयोग का मामला है। किताब में कई विवरण काल्पनिक हैं जिन्हें पूर्व मीडिया सलाहकार ने अपनी नजर से रंग दिए हैं। पूर्व मीडिया सलाहकार के बयानों के बारे में वरिष्ठ संपादकों से पिछले अक्टूबर में एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री एक सवाल के जवाब में ये खुद कह चुके हैं कि उनके सभी बयानों पर विश्वास ना किया जाए। चलिए, पंकज पचौरी की बात सुनी हमने, लेकिन सत्ता के गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है और विपक्ष का क्या कहना है, वो भी सुन ले। जो सच्चाई पूरा देश जानता था, जिस सच्चाई को हर जुबान पर लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री कौन है, सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी फैसला या कोई भी निर्णय सुपर प्राइम मिनिस्टर की बिना जानकारी के या बिना उनकी अनुमति के नहीं करते। ये बात सब लोग जानते थे। प्रधानमंत्री तो एक तरह से बस केवल पोस्ट उनके पास थी, पावर कहीं और थी। ये बात सब लोग जानते थे कि पोस्ट प्रधानमंत्री के पास है और पावर सुपर प्राइम मिनिस्टर के पास। वो बात आज उजागर हुई है। इसमें कोई ना तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ना कोई अजूबी बात है। लेकिन इतना जरूर है कि देश को एक उन्हीं के मीडिया सलाहकार द्वारा जो जानकारी दी गई, वो बात और पुख्ता हो गई, जो बात की लोगों के हर लोकतंत्र के अंदर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए और जिम्मेदार पदों पर होना चाहिए। ये सबको पता है कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो उस वक्त खुद सोनिया गांधी को पार्टी ने अपना लीडर माना था, लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मनमोहन सिंह चुनाव भी नहीं लड़े थे और ना ही मनमोहन सिंह को इस तरीके से पार्टी अपना बड़ा नेता एक्सेप्ट करती। जब इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें पैदा होती हैं और ऐसी प्रवृत्तियों को भविष्य में होने से रोकना चाहिए। पीएम के एडवाइजर संजय बारू ने जो लिखा है वो मैं हमेशा से कहता आया हूं। जिस सरकार में, जिस देश में जो प्रधानमंत्री है उसके पास कोई शक्ति ना हो, वो सरकार चल नहीं सकती। तो यहां पे था कि सारी जो पावर थी वो सोनिया गांधी के पास थी और सारी जिम्मेवारी मनमोहन सिंह के पास थी। तो जब जिम्मेवारी के पास पावर नहीं होगी तो कोई उसकी बात सुनेगा कैसे? तो ये जो बर्बादी हुई है यूपीए की और देश की और हमारी अर्थव्यवस्था की, उसके लिए पूरी तरह से सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी मनमोहन सिंह को आजादी से काम नहीं करने दिया, ये हम सबको नजर आ रहा था। संजय बारू ने उसकी और जो है पुष्टि कर दी है, जो कुछ हम समझ रहे थे और जो हम कहते आए। संजय बारू तो एक बड़ा ही अजीब किस्म का एक केस है। वैसे ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड किस्म के जो
एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने आप को, जब तक गवर्नमेंट की तमाम उनको ताकत मिलती रहती है, जब तक तो वो बहुत कुछ ठीक ठाक रहते हैं, और उसके बाद सडनली उनको वो तमाम चीज़ें नजर आ जाती हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विसेज नहीं मिली थी। बरवा साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही लेटर भेजा था कि उनको बहुत दुख हुआ था कि उनको जब वो वापस आए थे तो उनको फिर दोबारा जॉब नहीं मिली थी। तो आपने उनको जॉब नहीं दी तो आप वो तमाम बातें कहेंगे। अगर बरवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, तो उनका जमीर कहाँ मर गया था उस वक्त जब वो जॉब कर रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर थे? अगर वो इतने ही मसे के मॉरल ग्राउंड के आदमी हैं तो उनको उस वक्त रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए था। मसे जब तक उनको जॉब मिल रही थी, जब तक बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसी जॉब खत्म हुई तो संजय बरुआ साहब जो है वो एक एक्टिविस्ट हो गए। आई स्ट्रांगली कंडेम। चलिए, तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तमाम तरह के बयान जो हैं उनके समर्थन में भी मिल गए और उनके जो आरोप हैं उसको जिस तरीके से खुलासा हुआ उसको बल देने में भी मिल गए। डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके के प्रधानमंत्री हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं, उन्होंने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको चमकाने का भी काम किया, लेकिन अपनी जब खुद की सरकार हुई, जब वो खुद प्रधानमंत्री बने, जब उनके फैसले नहीं चलते थे, क्या यही एक कारण है कि वो अर्थव्यवस्था जो है चरमराती गई और चरमराती चली गई क्योंकि उनके फैसले जो है नहीं चलते थे? नहीं, एकदम बिल्कुल ये सही बात है कि एक सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर आप इंडिया का इकोनॉमी जो इतना, जो बीजेपी के टाइम में, इंडिया साइनिंग टाइम जो देखते थे इतना बूम किया था, वो बेसिकली मनमोहन सिंह की देन थी। क्योंकि बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कंट्री के अंदर जो भी रिफॉर्म आया था वो इमीडिएट नहीं आया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टाइम में, उसको आने में 2 या 3 साल टाइम लगा, उसका जो रिजल्ट आने लगा, और उस समय तक बीजेपी की सरकार बन गई थी। और इसका फायदा हुआ कि बीजेपी के टाइम में आप देखेंगे कि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है बहुत ही अच्छा है। दूसरा, वाजपेयी के टाइम में आप ये भी देखेंगे कि ज़्यादा करप्शन या ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई। लेकिन मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि उनको डिसीजन लेने के लिए कोई फ्रीडम नहीं मिली। अगर उनको फ्रीडम मिला होता, संजय बारू किताब को अगर हम सही मान लें कि जिस ढंग से अपने अपने लोगों को भी मनमोहन सिंह अपॉइंट कराना चाहते थे, प्लानिंग कमीशन में अगर किसी को लाना चाहते थे, तो प्राइम मिनिस्टर होकर के भी नहीं ला सके वो। आप इमेजिन कीजिए कि बीइंग इकोनॉमिस्ट, वो उनको पता था कि हम किस किस व्यक्ति को प्लानिंग कमीशन में लाएंगे तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था ठीक होगा, और उसमें लिखा हुआ है कि वो नहीं ला सके, और इसके लिए रिग्रेट फील किए हैं। अगर संजय बारू के स्टेटमेंट हम कल देख रहे थे किसी न्यूज चैनल पे, उसमें लिखा। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिस्ट अगर अपने कंट्री की इकोनॉमी नहीं मैनेज कर पाया, तो अगर ये सब हालात है पीएमओ के अंदर, तो हमको लगता है इसे प्राइम मिनिस्टर को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को दोष देना चाहिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी को दोष देना चाहिए। कांग्रेस लीडर का रुख कर लेते हैं। जीशान जी, अब किस तरह से बचाव करेंगे? क्योंकि अगर ये किताब ना भी आई होती तब भी इस बात की चर्चा जो है, चर्चाएं आम थी कि मनमोहन सिंह जो हैं बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर अब तक के प्राइम मिनिस्टर से उनकी तुलना कर ली जाए, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बतौर अगर उनकी तुलना इस बात से भी की जाए कि बहुत कामयाब अर्थशास्त्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी खुद की जब सरकार रही, यूपीए 2 की अगर जिक्र करें, तो ऐसा आरोप लगता है कि वो फैसले नहीं ले पाए। अब क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है, अगर उनकी चलती होती तो शायद अर्थव्यवस्था इस बुरी तरह से चरमराई ना होती। कि किताब बेचने के लिए कई बार ऐसे अटकंडे उठाते हैं। और जी देखिए, मैं कह रहा हूँ राजीव शुक्ला जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि इस वक्त उनकी किताब आई, चर्चा का विषय है, और हम लोग उनकी बैठे मार्केटिंग कर रहे हैं। वही ये संजय बारू जी वही चाहते थे, और हम सब बैठे हुए कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज, पंकज पचौड़ी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले कह दिया था कि संजय बारू जी की बातों को सीरियसली ना लिया जाए, तो ये पहले ही क्लियर हो गया था। अपने अभी फारूकी साहब कह रहे थे कि जब वो पीएमओ में थे तब उनके अंदर आत्मसम्मान क्यों नहीं जगा, तब उनके अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि हाँ इस चीजों को उजागर करना चाहिए। जब जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एज अ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कैसे एनालाइज करते हैं? क्या आप मानेंगे वो वीक प्रधानमंत्री हैं? ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, आप किताब का जिक्र छोड़ दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि किताब की पब्लिसिटी हो रही है, उस पर नहीं जाते, आप ये बताइए, मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की बदौलत हम। जी जी, वही मैं कह रहा हूं, मनमोहन सिंह जी बहुत ही स्ट्रांग प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जिस तरह से देश को चलाया, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, 2004 में हमें उन्होंने आगे से लीड किया, फिर 2009 में लीड किया, और मनमोहन सिंह की 10 साल में भारत ने कितनी तरक्की करी, देश ने कितनी तरक्की करी, इसको कोई नहीं झुटला सकता है। और उसमें सबको पता है कि मनमोहन सिंह जी का कितना बड़ा योगदान रहा। लेकिन कितने मजबूत प्रधानमंत्री थे, इसकी चर्चा तो विदेशों में भी रही है। और
वो लेकिन उनको किसी डिसीजन फिर के लिए क्यों किसी से जनता पूछने आज की डेट कोई में ये जरूरत मांग नहीं। कर रही है कि हमें एक मजबूत शासक चाहिए, मजबूत नेता चाहिए, और कहीं ना कहीं पर अगर बात करें बीजेपी के लिहाज से तो बीजेपी जो है इस बात का फायदा उठाने में लगी है, एक मजबूत ये नेतृत्व जनता नहीं कर रही है, ये सो कॉल कुछ मीडिया वाले कर रहे हैं। चलिए एनके गर्ग साहब का रुख कर लेते हैं। गर्ग साहब, आप किस तरीके से कहेंगे, क्या आप मानते हैं मनमोहन सिंह ने जो कुछ भी कार्यकाल अपने 10 सालों में जिस तरह का शासन दिया वो एक मजबूत प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह जी स्वयं भी नहीं मानेंगे इस बात के लिए, तो नहीं कहेंगे कि मैं एक मजबूत प्रधानमंत्री था। उनसे भी पूछोगे तो वो कहेंगे मैं मजबूत प्रधानमंत्री नहीं था, और चुप हो जाएंगे उसके बाद। क्योंकि मैं जिशान साहब से एक बात पूछूं, 4 चरण हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के, 9 में से जी। आज यदि बीजेपी या आरएसएस, जिसका नाम उनको नजर आता सारी दिन रात, अगर कोई करना होता तो ये किताब आनी चाहिए थी 2 महीने पहले। आज मिडवे में आकर किताब के ऊपर चर्चा करें, और इनको एक ही चीज नजर आ रही है, किताबें बहुत बिकेंगी। भारत में किताबें खरीदने का कितना कम रिवाज है। नहीं आई ना 15 दिन पहले इमरान मसूद का आया, वो तो फेसेस जैसे जैसे इलेक्शन के फेसेस आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों की चीजें आ रही है। आप लोगों का सब कुछ वेल प्लान्ड है, आर्थिक आधार बनाने, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की हुई है, तो उन्होंने बताया है आपको किस फेसेस में क्या क्या चीजें आई। प्रधानमंत्री जो चुप रहने वाला प्रधानमंत्री, मैं उसकी बेहुदा बातें आप करते हैं, कर रहा, आप कर रहे हैं, बेहुदा बातें आप करते आए। 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम किया है। अरे बड़ी बड़ी झूठी बातें बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, कम से कम चुप रह के काम करने वाला प्रधानमंत्री है। स्टेज के ऊपर जाके झूठ और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाला प्रधानमंत्री नहीं है। भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता डिसीजन के लिए पार्ले हो गया, बिल्कुल पैरालिसिस रहा, निर्णय ले ही नहीं पाई सरकार किसी मामले में। ऐसे प्रधानमंत्री को इतिहास किस रूप में लिखेगा, ये तो इतिहास वाले बताएंगे 10-20 साल बाद। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और सारा विकास गुजरात के अंदर दिखता है। चलिए कैर जी से जान लेते हैं, जो अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, क्या कहेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वही आप मानते हैं कि पार्टी चलाती है? देखिए, वो तो राहुल गांधी ने तो कई बार कहा भी है कुछ बातें कि देश की जो हालात हैं उस हालात पर जो है काम नहीं हो रहा है जी। लेकिन सोनिया जी ने कभी नहीं कहा, और ना ही उसका जवाब में कभी मनमोहन सिंह ने भी कहा। अगर मनमोहन सिंह भी कुछ कहते, जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे देश ने बहुत तरक्की किया है, हमारा देश रोजगार से जो है मुक्त हो गया है, हमारे देश में अध्यादेश लाए थे, जो सरकार अध्यादेश लाई थी उसको फाड़ कर फेंक दिया था, फाड़ के फेंक दिया था उन्होंने। उसमें क्या नाम है, क्या इशारा, क्या संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है, किसकी चल जी? ये जो अध्यादेश था वो अध्यादेश देश हित में नहीं था ना, इसलिए उन्होंने फाड़ा उसको। अगर देश हित में होता तो क्यों फाड़ा जाता? वो कौन फाड़ने देता उसको? क्यों नहीं विरोध हुआ वहां पर? क्यों नहीं कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया? जी जीशान जी क्या कहेंगे? क्योंकि उसके बाद भी जो है दागी नेताओं को जो है टिकट बांटे गए, उसमें भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है मौन ही रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दागी नेताओं को लेकर अध्यादेश तो लाया गया, अध्यादेश फाड़ भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी खराब छवि के जो नेता थे जिन पर आरोप लगे, अपराधी स्टेजों पे जाके जी सब्ज बाग नहीं दिखाते, झूठ नहीं बोलते हैं जी। ये झूठ का सवाल कब है? जब वो अध्यादेश फाड़ दिया, उसमें सही बात के ऊपर फाड़ा ना। वो तो काम करते हैं, हम चुप रह के काम करते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं, और मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ काम किया है। क्या काम किया है? देश को लूट लिया, और क्या काम किया है? रहकर क्या काम किया आप ये बताइए। बताइए किसको रोजगार मिला है? विदेश नीति को लेकर देख लीजिए, पाकिस्तान दबाव बना रहा है, चीन दबाव बना रहा है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर कुमार का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक मौन प्रधानमंत्री की जो छवि रही है, क्या दबाव बना रहा है आप बताइए। आप जब जी डॉक्टर देखिए, मौन प्रधानमंत्री की छवि इसलिए रहे कि वो एक मजबूर प्रधानमंत्री रहे, मजबूर रहे, वो मजबूत नहीं रहे, मजबूर प्राइम मिनिस्टर रहे। और अभी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी जो अध्यादेश को फाड़ दिया, ये एक बहुत बड़ा आपके लिए इंडिकेशन है कि प्रधानमंत्री कितने मजबूर व्यक्ति थे कि एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल में बैठ कर करके कोई अध्यादेश चाहे गलत हो या सही हो जी, हम उस डिबेट पे नहीं जा रहे हैं,
अगर या तो प्राइम मिनिस्टर गलती कर गया कि पहले राहुल गांधी से पूछे नहीं, सोनिया गांधी से पूछे नहीं और अध्यादेश ला दिए, या तो राहुल गांधी को पता नहीं था कि अध्यादेश पास हो चुका, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ करके बैठ करके और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करना। देखिए प्राइम मिनिस्टर का ह्यूमिलिएशन है, पूरे मंत्रिमंडल का ह्यूमिलिएशन है। या तो अध्यादेश पास नहीं होना चाहिए था, पास करके क्या दिखला रहे हैं, पास करके बेसिकली ये रिफ्लेक्ट किया गया कि मनमोहन सिंह इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम जो चाहेंगे वो वही इस देश में होगा। और स्पेशली एक और दूसरी घटना की याद दिला दूं, जितना जल्दी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, दूसरा इंसिडेंट भी, क्योंकि उस घटना में भी माना जाता है कि राहुल गांधी के कारण ही इतना जल्दी घोषणा किया गया तेंदुलकर को भारत रत्न देने के लिए। तो ये सारी चीजें ये दिखलाता है कि गांधी फैमिली का ही सब कुछ चल रहा है, बल्कि उसमें मनमोहन सिंह एक कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, एक सिंबॉलिक व्यक्ति था, बाकी वो कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं रहे। वो चलिए पावरफुल व्यक्ति नहीं रहे। फाइनल वर्डिक्ट ले लेते हैं जीशान जी से। जीशान जी, से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जो सही काम हो वो कोई मजबूरी में हम लोगों ने किया और जो खराब काम हो, लेकिन जीशान जो जी है आप ही की पार्टी के नेता इस बात को कबूल करते क्या रहे मतलब हैं। है? अगर वो अध्यादेश फाड़ दिया, राहुल जी को लगा कि वो क्या कबूल करते रहे? जी, उन्होंने खुद कहा कि किस पार्टी के नेता ने कबूल किया, आप मुझे बताइए। जी, दिग्विजय जी ने भी ये कहा हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की 1 और 2 सरकार चली है और बहुत ही सफलतापूर्वक चली है, बहुत अच्छी चली है। चलिए एनके जी, आप क्या कहेंगे? गर्ग साहब, आप क्या कहेंगे? क्या जो आरोप लगाए हैं इस किताब के जरिए जो खुलासा करने की कोशिश की गई है, कितना गंभीर है? और आप क्या मानते हैं, क्या मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, क्या सोनिया गांधी के इशारे पर नहीं चलती रही? इसमें तो पूरा देश का पूरा विश्व भी जानता है कि 10 साल तक वो एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा मैं, उनको एक इंसिडेंटल प्रधानमंत्री थे जी, डम्मी प्रधानमंत्री थे। जिस रोल को उनको दिया गया उसको उन्होंने पूरे ढंग से पूरा किया। 10 साल तक मैडम के कहने पर उन्होंने 10 साल ढंग से बिता लिए। देश का भट्टा बैठ गया, कांग्रेस का भट्टा बैठ गया, वो बैठना ही था, परंतु अपनी मैडम को उसने खुश रखा, इसमें कोई शक। जी कहर जी, आप क्या कहेंगे? फाइनल वर्डिक्ट आपका भी लेंगे। देश तो गया है, नीचे चला ही गया जी। और मनमोहन सिंह जो थे वैसे ही वाकई वो जो है एक गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी परिवार के बिल्कुल कठपुतली थे। देश के हित में उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो देश हित में किया गया होता। लेकिन कहने का ये अध्यादेश के सवाल पर यह है कि जो अध्यादेश फाड़ा गया उसका इन्होंने कैबिनेट में चर्चा नहीं किया, और कैबिनेट में अगर ये चर्चा की गई होती तो शायद उसमें जो है क्रिमिनल लोग जो है शामिल नहीं होते और वो अध्यादेश बाहर नहीं आता। जी डॉक्टर कुमार, आखिरी एक फाइनल वर्डिक्ट आपसे भी चाहेंगे। जिस तरह के आरोप, जिस तरह के खुलासे, क्या ये किताब ना आती तब क्या जनता ये बात नहीं जानती थी, या ये किताब आने से जो है इसको और हवा मिली और पुष्टि हो गई? नहीं, जनता इस बात को जानती थी कि सबसे जो कोई पावरफुल व्यक्ति थे इस देश के अंदर तो सोनिया गांधी है, पूरा दुनिया जानता था, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें गोपनीयता वाली बात जैसे पहले बताया, हम तो ये चाहेंगे कांग्रेस पार्टी जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर संजय बारू की किताब के ऊपर गंभीरता से इसको ले और आम जनता के सामने इसको बताए कि इस किताब में क्या सही है क्या गलत है। दूसरा चीज आपके माध्यम से हम जरूर अपील करेंगे कि देश का जनता इस बार के इलेक्शन में नहीं, अब हम और मार्केटिंग नहीं करना चाहते संजय बारू की, उसको सीरियसली लेना ही नहीं है। पीएम मनमोहन सिंह पहले ही बता चुके हैं। वो कोई बात नहीं, आप बताइए या नहीं बताइए, हम उसके लिए नहीं बोल रहे। आप नहीं बताइएगा तो आपको घाटा होगा। चलिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी घाटा हो रहा है। सभी मेहमानों से कहना चाहेंगे, अब समय समाप्त हो चुका है, लेकिन इस चर्चा को जो है और आगे खींचा जा सकता था, क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर जितनी देर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि आरोप ऐसे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता जवाब मांग रही थी, जवाब उम्मीद करते हैं कि जनता को एक वाजिब जवाब मिला होगा, और अब सरकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और इस पर अगर कोई वाजिब जवाब निकल कर आएगा तो बेहतर रहेगा। सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ जनता मांगे जवाब के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।